तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करूंगा 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के बारे में। जो बच्चे क्या है 10th में और वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। क्या हुआ कि उन बच्चों ने कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो या फिर किसी और टीचर से या फिर होम ट्यूशन, किसी भी कोचिंग में आपने क्या क्या क्लास किया होगा, लेकिन क्या हुआ किसी कारणवश आपके ऊपर बैकलॉग लग गया। कुछ ऐसी कारणवश कुछ ऐसी आ गई जिम्मेदारियाँ, कुछ ऐसे काम पड़ गए, क्या हुई कि आपके पास बैकलॉग लग गए और बैकलॉग के ऊपर बैकलॉग लगते ही गए। आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो चुकी, फिर भी आपका एग्ज़ाम क्या हो गया, बहुत ही करीब आ गया है, लेकिन आपकी क्या है अच्छी सी तैयारी नहीं है। तो इसको क्या करना है, आपके पास बहुत कम समय है, तो आपको इस कम समय में आपको क्या करना है, बहुत कुछ एकदम स्मार्ट स्टडी करके और बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपके पास सिर्फ क्या बचे हैं, सिर्फ आपके पास 3 मंथ बचे हैं। इन 3 मंथ में क्या करना है, आपको अच्छी तैयारी करना है। आप लोग को कुछ लोग कहते होंगे कि आपका ये जो पेपर है, आपका डिसाइड आपका भविष्य ये पेपर नहीं करता। हाँ, ये बात सही है कि आपका पेपर ये 10th या 12th का पेपर आपका जीवन या आपके भविष्य के बारे में नहीं डिसाइड करता, लेकिन क्या है, यही अगर ऐसी ही आपकी रहेगी गलतियां, तो आपके भविष्य में जो आप एग्ज़ाम देंगे या फिर जो भी काम करेंगे, आपके साथ ऐसी गलतियां रहेंगी, आप उस काम को इग्नोर करते जाएंगे। क्या होगा कि आपका हर समय ऐसे ही आखिरी में क्या होगा, आपके साथ कुछ ना कुछ पड़ जाएगा, जिससे आपकी कुछ कामयाबी, अपने एम को आप नहीं पा पाएंगे। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैं आज आपके बीच ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये जो आपके पास गलतियाँ हुई हैं, इन गलतियों को आप सुधार सकें, ताकि आप जो भी आगे अपने लाइफ में काम करें उनको बेहतर से कर पाएँ और ये अच्छे से कर पाएँ। तो इन 3 मंथ में आपको कैसे पढ़ना है, मैथ के बारे में पढ़ाऊँगा, और ये जो भी मैं बताऊँगा ये और भी सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैथ के बारे में ही बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैथ को आपको कैसे करना है, उसके बाद अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचा है, ठीक है। और 10th के बोर्ड के बच्चे हों या फिर 12th के, 11th के, जो भी बच्चे देख रहे हों, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं किसी आपको 10th के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 मंथ है, ठीक है। हमारे पास कितने, 3 महीने हैं, और एक महीने में कितने, 4 वीक होते हैं। ये आपको मालूम है कि एक मंथ में कितने, 4 वीक होते हैं। इन 4 वीक में मैथ के कितने, 12 से 13 चैप्टर होते हैं। आपको मालूम है कि कितने, 12 से 13 चैप्टर होते हैं, ठीक है। इन 12 से 13 चैप्टर को क्या करना है, आपके पास 12 से 13 चैप्टर हैं, और क्या करना है 3 मंथ में, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, जो आपके पास 3 मंथ हैं, इनमें क्या है, पूरे कितने, 12 वीक होंगे, ठीक है। 12 वीक होंगे, 12 वीक है, तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर को एक वीक में खत्म करना है। कितने, एक चैप्टर को एक वीक में। आपके पास टोटल कितने, एक मंथ में 4 वीक, यानी कितने हो गए टोटल, 12 वीक हो गए, ठीक। क्या हो गए, 12 वीक हो गए। इन 12 वीक में क्या है, आपको 12 13 चैप्टर है, तो एक वीक में क्या करना है, आपको एक चैप्टर खत्म करना है, सिर्फ एक चैप्टर को खत्म भी करना है, और उसी को क्या करना है, प्लस रिवीजन भी साथ में थोड़ा थोड़ा करते रहना, ठीक है। साथ में क्या करना है, आपको रिवीजन भी करते रहना है। आपको पता चल गया कि एक मंथ में 4 वीक, और पूरे मैथ का आप कितने, 12 से 13 चैप्टर हैं, उन चैप्टर को एक वीक में एक चैप्टर को खत्म करना है। फिर आगे देखेंगे, तो देखिए आपका जो एग्जाम में हो रहा है, बोर्ड एग्जाम जो आपका हो रहा है, ये आपका क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी जिस तरह क्वेश्चन बनाई हुई है उसी तरह ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी के कंसेप्ट से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है, और क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक से ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और क्या करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक, आपका क्या हुआ, एनसीईआरटी बुक ने आप पूरी सॉल्व कर ली। एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा कोई चैप्टर बचे हुए नहीं है, जहाँ 4 थे वहाँ 2 ही हो गए, जहाँ 5 थे वहाँ 3 ही हो गए। तो ऐसे क्या है, बहुत कट चुके हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करेंगे, उसी के बेस्ड पे और उसी के कॉन्सेप्ट पे ही आपकी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। फिर क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन बैंक लेना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो। मैं ये नहीं कहूँगा किसी का नाम लेकर के कि ये क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके पास मिले, वही क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर सकते हैं। सब क्या है, सब जितने भी क्वेश्चन बैंक है लगभग सब में एक ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। फिर क्या करना है, शॉर्ट नोट। आपने क्या किया, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व किया, क्वेश्चन बुक को सॉल्व किया, या फिर पीवाईक्यू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं। इन सब को आप जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपको एनालाइज करना है, आपको सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा, किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में आए और कैसे फार्मूले आए। उन सबको क्या करना है, आपको खुद से सोच करके क्या करना है, उसका एक शॉर्ट नोट बनाना है, ताकि आपको आखिरी में क्या करें, एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप उससे अच्छे से रिवीजन कर लें कि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे क्वेश्चन बैंक के हैं, फिर एनसीईआरटी में इस तरह के फार्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, इस कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है, इन सबको एक शॉर्ट नोट में बना के रख लेना है। फिर आगे देखना है क्या करना, आपको जनवरी से फरवरी की यानी कुछ नहीं तो 20 से 5 जनवरी के बीच तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है, 20 से 5 फरवरी के बीच आपका सिलेबस क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे भी करके 20 से 5 फरवरी तक अपना आप चैप्टर खत्म कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, आपको सिंपल पेपर लेना है। सिंपल पेपर के बाद क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाया था, ठीक है, उस नोट्स को भी करना है। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन लगाना है। एनसीईआरटी के क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चन के बाद क्या करना है, डेली आपको कम से कम 30 क्वेश्चन लगाने हैं। कम से कम 30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कम से कम। अगर इससे ज़्यादा हो जा रहे हैं तो और अच्छा है, इससे कम ना हो पाए, 30 क्वेश्चन से कम ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह क्या करना है, आपको रिविजन करना है। फिर उसके बाद आपको देखिए क्या है, सिंपल पेपर स्ट्रेटेजी जो आपके पास है। आप जनवरी से 15 से 10 फरवरी, ठीक है, सॉरी वहाँ पे हो गया, आप 15 से 10 फरवरी तक खत्म कर दें। फिर उसके बाद क्या करना है, 7 से 8 सिंपल पेपर आपको क्या करना है, प्रिंट निकाल के लाना है। क्या, प्रिंट, ताकि जो आपका एग्जाम होता है आपको कहीं ऑनलाइन फ़ोन से नहीं देख के देखते हैं, जिससे अगर आप सिंपल पेपर से करेंगे तो क्या होगा, आपको एक एग्जाम का माहौल बनेगा। तो आपको कम से कम 7 से 8 सिंपल पेपर लगा लेना है, प्रिंट ला करके मार्केट से अपने पास रख लेना है। उस एक एक सिंपल पेपर को लगाना है। लेकिन कब कब आप उस सिंपल पेपर को सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, 9 बजे उठ के अपना क्या करना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है। एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 10 बज के 15 मिनट से लेकर के 10:30 बजे तक आपको उस पेपर को रीड करना है, क्योंकि आपको क्या होता है, 10:30 बजे के से पेपर एग्जाम शुरू होता है और कब तक चलता है, 1:30 बजे तक। तो आप क्या करेंगे, जब इनके बीच आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बनेगा, एक टाइम मिलेगा, एक माहौल बनेगा कि इस समय पे मेरा एग्जाम होता है। आप एक एग्जाम के माहौल में बैठ जाएं, अपने कहीं एक घर के कहीं एक अकेले जगह पे बैठ जाएं, ताकि आपको बता दें अपने पेरेंट्स को कि आप मुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब ना करें। आप एकदम एग्जाम के माहौल में बैठ जाएं कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ और कोई काम इसके सिवा नहीं। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे, फिर आप चेक करेंगे, तो आपको जरूर बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। फिर 2-4 क्या है पॉइंट है हमारे पास है। अब अगर क्या करेंगे, 7 से 8 सिंपल पेपर आपने अगर सॉल्व कर लिया, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, तो आपका कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। 200 से 250, और 200 से 250 क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बहुत कुछ इस क्वेश्चन में सीख जाएंगे, बहुत कुछ कहा जाता, बहुत कुछ 80 से 70% तक आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। कंसेप्ट, फार्मूले, क्वेश्चन किस बेस्ड के आते हैं, ये सब आप सीख जाएंगे। फिर क्या होता है, जो आप एग्जाम देने जाते हैं उनमें क्या है, कुछ आपके साथ पॉइंट होते हैं। जैसे क्या है, आपके पास सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां, अगर आप क्या करेंगे, इन सिंपल पेपर्स को क्या करेंगे, इन सिंपल पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या होंगे, जो आपके पास छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो सुधर जाएंगी। जैसे जोड़ घटाने की हुई, या फिर कोई फार्मूले की हुई। क्या होता है, बहुत से बच्चों में आजकल देखा जा रहा है कि जोड़ घटाने में गलतियां हो रही है, क्योंकि वे बहुत कुछ सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन क्या है, छोटी छोटी गलतियों वो कर दे रहे हैं, वो भी जोड़ घटाने में। आखिरी में पूरा कंसेप्ट आप पूरा शुरू से लगाते आते हैं, लेकिन जब आंसर की बात आती है तो क्या होता है, उनमें कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। तो इन सब पेपर करने के बाद आप क्या होंगे, आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं ये सब आपकी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होगा, जब आप पहला पेपर देंगे तो आपके पास क्या होगा, उस जो 3.5 घंटे का पेपर होता है उसमें क्या होंगे, आपके पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। लेकिन इन पेपर को देने के बाद क्या होंगे, पहला पेपर तो आपके पूरे 3.5 घंटे में नहीं हो पाएगा। जो फर्स्ट पेपर आपका होगा, ये क्या होगा, जितने समय का आपका टाइम मिलता है एग्जाम देने का, उसमें नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे जब अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, पहला पेपर नहीं देंगे देंगे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब दूसरा देंगे तो क्या कुछ और जल्दी होगा, तीसरा क्या होगा, कुछ और जल्दी होगा, चौथा कुछ और जल्दी होगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, एकदम रैपिड तरीके से आप अपने पेपर को एग्जाम में कर लेंगे, अगर आप इस तरह को फॉलो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे उस सिंपल पेपर को। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक का मतलब एक माहौल बनेगा। ठीक है, एक आपके पास माहौल बनेगा,
माहौल बनेगा एग्ज़ाम हॉल का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम देने के लिए आपके साथ क्या होना चाहिए, बहुत फ्रेश माइंड होना चाहिए और बहुत अच्छे दिन होने चाहिए। जब आप इन सब पेपर को करेंगे उसी टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो रहा है, उस टाइम पे अगर इन सबको काम करेंगे तो क्या होगा, एक माहौल रहेगा कि मैं इस टाइम पे एग्जाम अपना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या होगा, इससे आप एक माहौल में रहेंगे और एग्जाम का एक अच्छा रहेगा कि उस समय आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो इन सबसे यही फायदा होता है कि आपका एक माहौल रहता है कि इस टाइम पे मुझे क्वेश्चन करना है, तो आपका एक दिमाग काम करेगा उस टाइम पर। फिर ये गेटिंग नर्वस क्या होती है, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक क्या होते हैं, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं एग्जाम को देख करके। किसी से पूछते हैं तो कुछ लोग डरा देते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। लेकिन क्या है कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ के गया है, एक एक कंसेप्ट आपने क्लियर करके गया है, तो आपको क्या है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इन सबको फॉलो किया तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, आपको अपने आप से अगर पढ़े हुए हैं तो आपको किसी की बात माननी नहीं है। कोई आपको डराएगा तो कोई मोटिवेट करेगा, तो इस तरह आपको समाज में बहुत तरह के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो ये पॉइंट जो 5 थी हमारी, यही थी जो आप एग्जाम में गलतियां आपसे हो जाती हैं। आप शुरू शुरू में सोचते हैं कैसा होगा, क्या क्या आपको सुधार करने हैं। अगर इन पॉइंटों को आप सुधार करेंगे तो आपके यहाँ बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर भी एनसीईआरटी की क्लासेस चलती हैं, एनसीईआरटी बुक मैथ की, तो आप भी इस पे देख सकते हैं। ठीक है, इस पे देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।